दोस्तों आज का एक वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सारी सच्चाई आपके सामने लाके रख देगा। आज हम जिक्र करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स और कवरेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या इसके एक्सक्लूजन और इंक्लूजन है, यानी किन किन ट्रीटमेंट्स का आपको क्लेम मिलेगा और किन का नहीं मिलेगा। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कितने रुपए का सम इंश्योर्ड यानी कितने रुपए की पॉलिसी आपको खरीदनी चाहिए और किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपको लेना चाहिए, ये एक वीडियो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरविंदर सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंश्योरेंस इंपैक्ट के यूट्यूब चैनल पर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स यानी कि फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा है ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। अगर कोई सडनली इमरजेंसी आ जाती है और किसी भी फैमिली मेंबर को एडमिट होना पड़ता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो ये हमेशा तैयार रहता है उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। और जो भी आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आपने सेव किया, आपकी सेविंग्स हैं, उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देता है क्योंकि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और ये जीवन की सच्चाई है कि कभी ना कभी कोई फैमिली में बीमार होता ही है और हमें ट्रीटमेंट भी करवानी पड़ती है, हम उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको अपनी सेविंग्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों कैशलेस फैसिलिटी। अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो हॉस्पिटल सबसे पहले क्या डिमांड करते हैं, वो आपसे एडवांस पैसे मांगेंगे। लेकिन एक हेल्थ इंश्योरेंस होने के साथ साथ आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलती है, यानी जब भी आप पेशेंट को एडमिट करवाएंगे आपको एडवांस कैश नहीं देना है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल्स का टाई अप होता है। वहां पे आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी। आप जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखिए क्योंकि उस टाइम पे वही प्रायोरिटी है, वही प्राथमिकता है। अगर आप उस टाइम पे पैसे अरेंज करने में लग जाएंगे तो इलाज में कोई ना कोई लापरवाही हो सकती है और उन्हें सही इलाज मिलने से रह सकता है। तो कैशलेस फैसिलिटी होने की वजह से आप पूरा टाइम अपने पेशेंट, अपने फैमिली मेंबर को दे सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों सेफ्टी अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आप जानते हैं कि हर चीज की महंगाई डेली, हर महीने, हर साल बढ़ती रहती है, तो ये आपको महंगाई के अगेंस्ट भी आपको सेफ रखता है। मान लो आपने 2-3 साल पहले 2 लाख रुपए रखे थे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए और आज अगर आप वो देखोगे तो जिस ट्रीटमेंट के लिए आपने वो रखे थे तो वो पैसे कम पड़ जाएंगे क्योंकि साल दर साल महंगाई की दर बढ़ती रहती है, इसमें मेडिकल इन्फ्लेशन भी शामिल है। लेकिन अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें आपका सम इंश्योर्ड यानी जो आपकी कवरेज है वो भी साल दर साल बढ़ती रहती है। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो उसमें आपको क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, बाकी रिस्टोरेशन बेनिफिट, रिफिल बेनिफिट भी आपको उसमें मिलता है। तो आपका सम इंश्योर्ड कम नहीं रहता है, जो पैसे की कवरेज है वो कम नहीं पड़ती है अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगला बेनिफिट है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप्स। अब आप ये जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए 1 साल के लिए, तो पूरे साल के दौरान या उसके बाद आपको कुछ फ्री चेकअप मिलते हैं। जितने पैसे के आप टेस्ट करवा सकते हैं उनकी पैनल लैब्स में, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। ये आप जनरल वेलनेस की चेकअप भी करवा सकते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है वो भी टेस्ट आप करवा सकते हैं। इनका कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको पे नहीं करना, ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में ही इंक्लूडेड होते हैं। 5वां बेनिफिट है दोस्तों टैक्स बेनिफिट। अब ये तो सारे जो पहले के बेनिफिट्स थे ये तो सारे आपकी ट्रीटमेंट्स और आपकी सेविंग्स से रिलेटेड थे, तो टैक्स में भी आप सेविंग्स कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। 1 लाख रुपए तक का आपका प्रीमियम जो है वो टैक्स सेविंग्स में, टैक्स में एग्जेम्प्ट किया जाएगा अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो ये भी सेविंग करने का काफी अच्छा तरीका है। अब दोस्तों बारी आती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स यानी कौन कौन से इलाज कवर नहीं किए जाएंगे और इंक्लूजन्स की, कौन सी ट्रीटमेंट का पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है क्लेम की कि इस चीज का हमें क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अगर हमें पहले पता होगा तो हमारा डिसीजन बहुत क्लियर और आसान हो जाएगा एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का। सबसे पहले जानते हैं इसके एक्सक्लूजन्स क्या क्या है, यानी जिन ट्रीटमेंट्स का पैसा हमको नहीं मिलेगा। इस लिस्ट में पहला नाम है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज। ये वो बीमारियां हैं जो हमें पॉलिसी खरीदते टाइम पहले से होती हैं, जैसे कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, बीपी है, शुगर है, हार्ट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, थायराइड है, ये हमें पॉलिसी खरीदते टाइम पहले से ही है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसका क्लेम हमें नहीं देंगी। कितने टाइम तक? इसका एक तय वेटिंग पीरियड है, यानी पॉलिसी खरीदने के 36 से 48 महीने तक इनका कोई भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ही आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा। तो इसी तरह जो अगली कैटेगरी है दोस्तों वो है स्पेसिफिक डिजीज। ये कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जिनको होने में 2, 4, 6 दिन नहीं लगते, इनको होने में साल 6 महीने लग जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये जनरली 2 साल के बाद कवर की जाती हैं। अब ये एक्सक्लूजन की लिस्ट में इसलिए है क्योंकि ये पहले दिन से कवर नहीं होती हैं, इसलिए इनका इलाज
करवाने के लिए आपको कम से कम 2 साल वेट करना पड़ेगा। कुछ प्लान्स इसका 1 साल का भी वेटिंग पीरियड रखते हैं। अब इसमें मेनली कौन सी बीमारियां हैं? इसमें जैसे किसी भी तरह का कोई स्टोन है, किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, पाइल्स है, ये सारी बीमारियां स्पेसिफिक डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। और इसकी पूरी लिस्ट के लिए आप अपनी पॉलिसी वर्डिंग चेक कर सकते हैं, उसमें आपको स्पेसिफिक डिजीज की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। वेटिंग पीरियड तक इनका कोई भी ट्रीटमेंट कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है दोस्तों प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। अब आप ये जानते हैं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी से पहले बच्चे की सारी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, इसके लिए उन्हें बहुत सारे अल्ट्रासाउंड और बाकी सारे टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं या टेस्ट हैं वो कवर नहीं किए जाते हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। और दूसरा चाइल्ड बर्थ भी कवर नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी चार्जेस कवर किए जाएं तो आपको अलग से मैटरनिटी वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना होगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, नंबर ऑफ डिलीवरीज को लेकर या फिर डिलीवरी में कितना पैसा आपको मिलेगा उसको लेकर, और उसका भी स्पेसिफिक एक वेटिंग टाइम आपको मिलेगा, वेटिंग पीरियड आपको मिलेगा जो पहले दिन से कवर नहीं होगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप चेक कर लें। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है दोस्तों कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। अगर आप अपने किसी बॉडी पार्ट को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं और उसके लिए ऑपरेशन करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी क्लेम आपको नहीं देंगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट के दौरान आपको कुछ इंजरी हो जाती है और उसके लिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको कोई प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, मैंडेटरी है, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो उस तरह की जो प्लास्टिक सर्जरीज हैं वो अप्रूव की जाएंगी, लेकिन खाली ब्यूटीफाई करने के लिए जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं वो कवर नहीं की जाएंगी। इस लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों डायग्नोस्टिक टेस्ट और ओपीडी का। यानी जब हम कभी बीमार पड़ते हैं हम पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, 2-3 दिन की हमें दवाइयां दे देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, टेस्ट का खर्चा है और दवाइयों का खर्चा है, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उनका एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनीज कभी भी कवर नहीं करती। एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए आपको मिनिमम 24 आवर की हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, खाली डे केयर प्रोसीजर्स को छोड़कर। डे केयर वो प्रोसीजर होते हैं जो 2-3 घंटे में ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं, वो कवर की जाएंगी, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट और ओपीडी चार्जेस कभी भी रिम्बर्स आपके नहीं होंगे। अब दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन भी होते हैं, यानी इन्हें कभी भी कवर नहीं किया जाएगा। ये है सेल्फ इंजरी। अगर आप खुद को कोई चोट पहुंचाते हैं, अपनी मर्जी से अपने वॉलंटरली खुद को कुछ चोट पहुंचाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड की कोशिश करते हैं, खुदकुशी की कोशिश करते हैं, या फिर बड़े स्केल पे कोई वॉर हो जाता है, कोई युद्ध छिड़ जाता है जिसमें मास स्केल पे इंजरीज हो जाती हैं, तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी कभी कवर नहीं करती। ये भी परमानेंट एक्सक्लूजन की लिस्ट में आते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एक्सक्लूजन की, यानी जो क्लेम नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो क्लेम हमें मिलेंगे, यानी इंक्लूजन की। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स कवर की जाती हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का, यानी आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कोई आपको शरीर में परेशानी है और वो डायग्नोज होती है, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए आपको एडमिट करते हैं। तो अगर वो 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उस क्लेम को कवर करेगी, या फिर वो डे केयर प्रोसीजर है तो वो भी इसके अंदर कवर किए जाएंगे। यानी कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जिसके लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हैं फॉर मिनिमम 24 आवर्स वो कवर की जाएंगी। एक्सक्लूजन्स का आप जरूर ध्यान रखें कि जो वेटिंग पीरियड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस लिस्ट में नहीं होंगी, तो बाकी ट्रीटमेंट्स को कवर किया जाएगा। सेकंड नंबर है दोस्तों एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स का। एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट्स आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले दिन से कवर होती हैं। जिस दिन आपने पॉलिसी खरीदी उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी, इसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। अगली कवरेज है दोस्तों प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब हम किसी दिक्कत के लिए, हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो टेस्ट करते हैं, कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, काफ़ी दिनों तक जब आराम नहीं होता है तब हमें उस ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होना पड़ता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी में हम क्लेम करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी हमारा वो क्लेम अप्रूव कर देती है। तो जो पहले वाले खर्चे हैं, जो हमने टेस्ट करवाए थे, डॉक्टर को दिखाया था, और जो मेडिसिन के खर्चे हैं वो भी आपको रिम्बर्समेंट क्लेम के तौर पर मिल जाएंगे। इन्हें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। ऐसे ही जब इस ट्रीटमेंट से आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उसके बाद वाले 90 से 180 दिन के खर्चे भी आपके इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। उसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। ये दोनों ही जो है प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इनको आप रिम्बर्समेंट क्लेम के तौर पे ले सकते हैं। यानी आपको इनके सारे ओरिजिनल इनवॉइसेस, दवाइयों के, टेस्ट के और डॉक्टर की फीस के सारे ओरिजिनल बिल्स आपको सबमिट करवाने होंगे इंश्योरेंस कंपनी में। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा आपका रिफंड कर देगी, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये कवरेज भी हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड की जाएगी। अगला इंक्लूजन है दोस्तों नो क्लेम बोनस या फिर क्यूमुलेटिव बोनस। अगर आप पूरे पॉलिसी टेन्योर में, पूरे साल में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या बेनिफिट्स देती हैं। इसमें आपका जो प्राइस है, पॉलिसी का प्राइस, वो कम नहीं होगा, लेकिन आपका सम इंश्योर्ड, जितने रुपए की आपने पॉलिसी खरीदी है वो बढ़ जाएगा। मान लो आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी और आपने पूरे साल क्लेम नहीं लिया,
तो आपके एनसीबी स्लैब के हिसाब से मान लो 20% एनसीबी है तो अगले साल वो 12 लाख रुपए का हो जाएगा। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका डबल जब तक नहीं हो जाता वो बढ़ता रहेगा, बशर्ते आप कोई भी क्लेम ना लें। तो इस तरह से आपकी कवरेज भी बढ़ती रहती है जिसमें आप कोई भी ट्रीटमेंट कवर कर सकते हैं। अब ये तो दोस्तों मैंने वो बात की जो नॉर्मल इंक्लूजन्स हैं जो आप ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। इसके साथ भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी पॉलिसी में आते हैं, जैसे कि आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, योगा, इनसे रिलेटेड भी ट्रीटमेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर करती हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पे हॉस्पिटलाइज होने का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। ऑर्गन डोनर कवरेज, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है तो उसका भी ट्रांसप्लांट का खर्चा अगर इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करती है तो वो भी आपकी पॉलिसी में कवर किया जाएगा। इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, और आजकल तो एयर एम्बुलेंस का भी खर्चा इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं। तो काफी सारे इंक्लूजन्स हैं जो इसके बेनिफिट्स के साथ मिलके फायदे को बढ़ा देते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के। अब आगे वीडियो में दोस्तों हम जिक्र करेंगे कि किन किन चीजों को आपको चेक करना है, किन बातों का ख्याल रखना है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे होते हैं या आप रिन्यू करवाते हैं। तो इन चीजों को आपको जरूर चेक करना चाहिए और इनसे रिलेटेड सवाल आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंट से जरूर पूछने चाहिए। तो पहली चीज जो आपको चेक करनी है दोस्तों वो है कैशलेस फैसिलिटी। आपको ये देखना है कि जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं और जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में इस कंपनी की इस पॉलिसी की कैशलेस हॉस्पिटल्स के टाई अप हैं या नहीं। क्या वो सारी कैटेगरीज के हॉस्पिटल्स में है, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड हॉस्पिटल, बच्चों की ट्रीटमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल या फिर ऑर्थो से रिलेटेड हॉस्पिटल, यानी जो मेजर कैटेगरीज हैं ट्रीटमेंट की उनसे रिलेटेड जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनके साथ आपकी पॉलिसी का कैशलेस टाई अप है। अब कैशलेस फैसिलिटी इतना अच्छा फीचर है कि आपको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अपफ्रंट कैश नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपको ये पहले चेक करना होगा जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई दिक्कत आती है, क्लेम के टाइम आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलती है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि उस टाइम तो आपको ट्रीटमेंट करवानी ही है। तो पॉलिसी लेते टाइम जरूर चेक करें कि कैशलेस फैसिलिटी एनएफ हॉस्पिटल्स पे सारी कैटेगरीज पे अवेलेबल है कि नहीं आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। अगली चीज जो आपको चेक करनी है दोस्तों वो है एक रूम रेंट लिमिट। जब आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहां पे जो आपके डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस हैं, नर्सिंग चार्जेस हैं, उन्हें रूम रेंट लिमिट की कैटेगरी में जोड़ा जाता है। तो आप ये चेक करें कि आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट कितनी है, क्योंकि काफी सारी इंश्योरेंस कंपनीज इसे आपके सम इंश्योर्ड से रिलेट करती हैं। मान लो आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, उसका 1% आपको रूम रेंट लिमिट देंगे, यानी कि 10,000 रुपए। तो क्या आपके शहर में इतनी रूम रेंट लिमिट काफी है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको एक प्राइवेट एसी रूम ऑफर करेंगी, क्या वो सफिशिएंट है आपकी ट्रीटमेंट के हिसाब से, आपके लोकेशन, आपकी सिटी के हिसाब से। या फिर बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी हैं जो कोई भी कैपिंग यानी कि लिमिट नहीं लगाती हैं रूम रेंट लिमिट पे। आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं जब तक आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड बचा हुआ हो, उसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो ये आप जरूर चेक कर लें कि आपके रूम रेंट की लिमिट कितनी है। अगला सवाल जो आपको पूछना है अपने कंसल्टेंट से वो है कैपिंग। कैपिंग का मतलब है सब लिमिट्स। इंश्योरेंस कंपनीज आपका प्रीमियम कम करने के लिए काफी सारे ट्रीटमेंट्स पर कैपिंग लगा देती हैं, यानी कि लिमिट्स लगा देती हैं। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऐसी हो सकती है जिसका इलाज सिर्फ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कवर किया जाएगा। और ये ऐसे सवाल हैं जनरली ये पॉलिसी खरीदते टाइम नहीं पूछे जाते, ना ही इनका जिक्र होता है। लेकिन आपको ये सवाल जरूर पूछना है, क्या इस प्लान में किसी ट्रीटमेंट पर कोई कैपिंग है, किसी फैसिलिटी पर कोई कैपिंग या सब लिमिट है। क्योंकि अगर आप पहले पूछ लेंगे तो इलाज के टाइम आपको इससे एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी सही रहेंगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिनमें कैपिंग मिलती है और वो आपको पसंद नहीं है तो आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं खरीदने से पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चेक करना दोस्तों वो है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब है जो भी क्लेम आएगा उस अमाउंट को शेयर किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के द्वारा। मान लो आपका 1 लाख रुपए का कोई क्लेम आता है और आपकी पॉलिसी में 20% की को पेमेंट है, तो उस 1 लाख रुपए के अप्रूव्ड क्लेम में से 20,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे और 80,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब को पेमेंट क्यों एप्लीकेबल होती है किसी भी इंश्योरेंस प्लान के ऊपर? जनरली इससे प्रीमियम कम हो जाता है, यानी जो पॉलिसी का प्राइस है वो कम हो जाता है। लेकिन ये भी वही सवाल है जिसका जिक्र हो सकता है पॉलिसी खरीदते टाइम ना हो, तो आपको ये पूछना चाहिए क्या इस पॉलिसी में कोई को पेमेंट एप्लीकेबल है। खासकर ये ज्यादातर मिलती है सीनियर सिटीजन प्लान में, यानी कि जो प्लान 60 साल के बाद एंट्री एज होती है जिन भी सीनियर सिटीजन्स की, उन प्लान्स में आपको को पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन काफी सारे प्लान्स में ऑप्शन होता है को पेमेंट का कम एज ग्रुप के लिए भी, ताकि प्रीमियम को कम किया जा सके। तो ये जरूर चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में कोई को पेमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिस्टोरेशन बेनिफिट।
ये वो बेनिफिट है, मान लो आपका पूरा जो सम इंश्योर्ड है, जितने रुपए की आपने पॉलिसी खरीदी है, उसमें से कुछ अमाउंट आप यूज कर लेते हैं किसी भी क्लेम के दौरान, और आगे भी कोई और क्लेम आ जाता है तो उसके लिए आपको पूरा सम इंश्योर्ड रेडी मिलता है। उस फीचर को कहते हैं रिफिल, रिचार्ज या फिर रिस्टोरेशन बेनिफिट। आपका पूरा अमाउंट दोबारा से रिस्टोर या रिचार्ज हो जाता है, और जो भी सम इंश्योर्ड आपने पहले लिया होता है, वो जो खत्म हो चुका होता है, उसको भी पूरा रिफिल कर दिया जाता है। जो आजकल फीचर्स आए हुए हैं वो आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन देते हैं, पार्शियली या पूरा कंज्यूम होने पर भी, यानी अगर आपका सम इंश्योर्ड थोड़ा सा खर्च हुआ है तो भी वो दोबारा से रिफिल हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन रहती है कि पहले क्लेम पे रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर होगा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगला जो क्लेम आएगा उसके लिए पूरा जो कंप्लीट सम इंश्योर्ड का अमाउंट है वो आपको रेडी मिलेगा, और इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। अब जो आपको अपनी पॉलिसी में चेक करना है वो ये कि आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट है, रिफिल बेनिफिट है, वो कितनी बार आपको मिलेगा। कई कंपनी से अनलिमिटेड टाइम्स देती हैं, कई साल में 3 बार देती हैं, और कई कंपनीज एक बार ही आपका अमाउंट रिचार्ज करेंगी अप टू द बेसिक सम इंश्योर्ड। तो इससे जुड़े ये सवाल आपको अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से पूछने चाहिए, और अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट से जुड़ी हुई और कोई नियम व शर्तें हैं वो भी आप जरूर पता कर लें। अगला पॉइंट है दोस्तों नो क्लेम बोनस, यानी कि क्यूमुलेटिव बोनस। अगर आप पूरे पॉलिसी ईयर में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना बेनिफिट देती है अगले रिन्यूअल पे। ये 10% से लेकर 50% तक हो सकता है, और मैक्सिमम ये कितना जाएगा, आपका बेस सम इंश्योर्ड का डबल ये अमाउंट हो जाएगा। अगर आपका जो नो क्लेम बोनस का स्लैब है वो 10% है तो आपका सम इंश्योर्ड डबल होने में 10 साल लग जाएंगे, यानी सम इंश्योर्ड का जब 100% बढ़ेगा तभी वो डबल होगा। लेकिन अगर आपका नो क्लेम बोनस का स्लैब 20% तो 5 साल में ही डबल हो जाएगा, और अगर वो 50% है, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज आजकल देती हैं, तो 2 साल में ही आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा। तो ये सवाल ज़रूर पूछें कि इस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस या क्यूमुलेटिव बोनस कितना % आपको मिलेगा। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, लेकिन एक और बात है कि क्लेम रिजेक्शन की बहुत समस्या रहती है। ज़्यादा टाइम आप सुनेंगे कि पॉलिसी तो हम खरीद लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसका क्या रीज़न है दोस्तों? जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि जो भी ट्रू फैक्ट्स हैं, जो सही तथ्य हैं, वही हमें इंश्योरेंस कंपनी के सामने रखने हैं। जैसे कि कोई पास में हमारी ट्रीटमेंट हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, या फिलहाल हमारा कोई इलाज चल रहा है, कोई मेडिकेशन हमारी चल रही है, कोई दवाइयां हम ले रहे हैं, वो भी हमें इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करना है। क्योंकि बाद में अगर इस तरह से रिलेटेड कोई फैक्ट निकल के आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं इस बिहाफ पे कि आपने सही फैक्ट्स को सामने नहीं रखा था पॉलिसी लेते टाइम। और खासकर ऐसा भी होता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो जो भी इस तरह की लाइफस्टाइल हैबिट्स है वो भी आपको डिक्लेयर करनी होती है अपने प्रपोजल फॉर्म में। अगर आप इनमें से कुछ अगर चीज़ छुपाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के सामने नहीं रखते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम तो आप भरते रहेंगे, लेकिन क्लेम के टाइम आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री में कोई अगर कॉम्प्लिकेशन इस तरह से निकल के आती है जो पहले से थी और आपने नहीं बताई है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो जो सारे ट्रू फैक्ट्स हैं वो जरूर डिक्लेयर करें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम। अब दोस्तों आता है मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कितने रुपए की पॉलिसी लेनी चाहिए, यानी आपको कितने रुपए के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें आपका इलाज कवर हो सके। इसमें दोस्तों 3-4 फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको अपना अमाउंट डिसाइड करना चाहिए, जिसको आप कंसीडर करके, जिसको कैलकुलेट करके आप एक कंफर्टेबल अमाउंट तक पहुंच जाएंगे, और क्लेम के टाइम ये अमाउंट कभी भी कम नहीं पड़ेगा। इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो है आपकी लोकेशन, आपकी सिटी, यानी आपका शहर। मान लो आज मैं किसी टायर 2 सिटी में रहता हूं और किसी ट्रीटमेंट के लिए 50,000 रुपया खर्चा आता है। वहीं अगर मैं किसी मेट्रो सिटी में यही सेम इलाज करवाता हूं तो इसी ट्रीटमेंट के लिए मुझे 2 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी छोटे शहर कस्बे में रहते हैं आपको सम इंश्योर्ड ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में मेट्रो सिटी में रहते हैं जहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपना सम इंश्योर्ड भी थोड़ा सा नॉर्मल लिमिट से बढ़ा के लेना चाहिए, क्योंकि क्लेम के टाइम पे वो एक्सपेंसेस भी सारे बढ़ जाएंगे। अब इसमें दूसरा नाम आता है दोस्तों आपका फैमिली साइज। अगर मैं इंडिविजुअली अपने लिए पॉलिसी खरीदूं तो 2-3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए खरीदूं जिसमें 4-5 मेंबर हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि इसमें आपका कोई ना कोई अलग फैमिली मेंबर भी डिपेंडेंट है आपके सम इंश्योर्ड पे, तो कम सम इंश्योर्ड काफ़ी सारे मेंबर्स के लिए ठीक चीज़ नहीं है। तो अपने फैमिली साइज़ के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितना सम इंश्योर्ड काफ़ी है, क्योंकि जो आपका सम इंश्योर्ड है उस पर डिपेंडेंसी नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के हिसाब से बढ़ जाती है, तो ये भी आपको कंसीडर करना चाहिए। अब सम इंश्योर्ड डिसाइड करने में जो अगला फैक्टर है दोस्तों वो है आपकी एज।
अगर आपकी एज कम है यानी बिलो 40-45 है तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बड़े क्लेम्स के क्रिटिकल इलनेस के चांसेस बहुत कम है, जिसमें आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो आप एक कंफर्टेबल सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, ज़्यादा फोकस ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेने पर ना करें। लेकिन अगर आपकी एज 45-50 प्लस है तो उस टाइम पे कुछ लाइफस्टाइल डिजीजेज भी हो जाती हैं, जब आपको रेगुलर फ्रीक्वेंटली डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है और क्लेम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। तो उस टाइम पे आपका सम इंश्योर्ड थोड़ा सा अपनी जो एवरेज लिमिट है उससे ज़्यादा लेना चाहिए, बाकी सारे दोनों फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए, जो कि है आपकी सिटी और आपकी फैमिली। फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन कैसा है, आपका डेली रूटीन कितना एक्टिव है, आपका जो जॉब है वो कैसा है, सिटिंग जॉब है या आप एक्टिव रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे उतने क्लेम के चांसेस भी आपके कम रहते हैं। तो इस हिसाब से भी अपना सम इंश्योर्ड आप देख सकते हैं कि अगर आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल काफ़ी एक्टिव है तो एक नॉर्मल सम इंश्योर्ड भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लेथार्जिक एक्टिविटी है या आप सिटिंग जॉब रहती है तो आपको कोई एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, क्योंकि उसमें चांसेस किसी लाइफस्टाइल डिजीज का कोई मेजर ट्रीटमेंट के काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंट से ये चारों पॉइंट्स डिस्कस करके आपकी फैमिली साइज, आपकी एज, आपकी सिटी और लोकेशन और आपका लाइफस्टाइल, इन चारों चीज़ों को डिस्कस करके आप एक कंफर्टेबल सम इंश्योर्ड आसानी से निकाल सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या फ़ायदा होगा, ना तो आप किसी के कहने से, इन्फ्लुएंस होने से ओवर इंश्योर्ड पॉलिसी लेंगे, बहुत ज़्यादा सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे, ना ही अपनी बिना किसी जानकारी के आप कम सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे ताकि क्लेम के टाइम भी आपको दिक्कत ना आए। तो फिर इन दोनों ही चीज़ों से बचने के बाद आपके पास एग्जैक्ट एक अमाउंट आ जाएगा जो परफेक्ट है आपकी फैमिली के लिए कि कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। अब दोस्तों आता है फाइनल पॉइंट, किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, यानी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में। ये सवाल बहुत बार कमेंट्स में मेरे पास आता है, लेकिन मेरे दोस्त एक कंपनी हर एक के लिए बेस्ट नहीं हो सकती, हर एरिया में हर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए। आपके एरिया में जो इन पॉइंट्स को कंपनी क्वालिफाई करती है वो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। पूरे साल में जितने भी क्लेम्स एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास आते हैं उनमें से कितने क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है उससे इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकाला जाता है, और इससे ही पता चलता है कि कंपनी की नीयत कैसी है, इंटेंशन कैसी है क्लेम सेटल करने के मामले में। जितना ज़्यादा ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना ही वो कंपनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपने क्लाइंट्स का क्लेम सेटल करने में। अगर आपकी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अबव 80% है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, यानी वो कंपनी अच्छे से क्लेम सेटल कर रही है और अपने क्लाइंट्स का भी ख्याल रख रही है। तो आप इंश्योरेंस कंपनी चूज करते टाइम क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर चेक करें। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों रिव्यूज़ का। आपके आसपास आपके नोन है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनका कभी आपकी उस इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप देखना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कोई क्लेम का एक्सपीरियंस रहा हो या फिर उनका और कोई एक्सपीरियंस रहा हो पॉलिसी खरीदने का, तो रिव्यूज़ आप ज़रूर चेक करें। आप ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर्स उस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं या किसी भी क्लेम के दौरान उन्हें क्या समस्या फेस करनी पड़ी, ताकि आपको फिर क्लियर हो जाए कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो किस कंपनी के रिव्यूज़ अच्छे हैं, आपको वही कंपनी लेनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है दोस्तों वो है पॉलिसी वर्डिंग्स। हम जब पॉलिसी खरीदते हैं तो बहुत छोटा सा कन्वर्सेशन हमारा होता है, कितने रुपए की पॉलिसी बनेगी, मेजर कवरेजेस क्या क्या हैं, और वो भी सारे पॉइंट जो है वो सेल्स कंसल्टेंट, जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, वही हमें बताते हैं। हमारे बहुत कम सवाल रहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो लेकिन आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, आपको उनसे अपने इंश्योरेंस पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग ले लेनी है। यानी जब भी आप पॉलिसी खरीदें तो उसकी पॉलिसी वर्डिंग ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर आपको सारे पॉइंट्स डिटेल में लिखे मिल जाएंगे, यानी जो भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कवरेजेस होती हैं, लिमिट्स होती हैं, हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में मिलेंगी। अगर आप बिना अपनी पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़े एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कभी ना कभी आगे आपका एक्सपीरियंस ठीक ना रहे या क्लेम के टाइम भी आपको दिक्कत फेस करनी पड़े। तो पॉलिसी वर्डिंग एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और इसमें आखिरी पॉइंट है दोस्तों प्राइस कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महंगी चीज़ क्यों खरीदनी है भाई, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि आप खाली सस्तापन देखेंगे तो आप हो सकता है गलत पॉलिसी खरीद लें। तो आपको प्राइस तो कंपेयर करना है, लेकिन उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है। पहले आपको अच्छी कंपनी देखनी है अच्छे क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ, उसके बाद उसके रिव्यूज़ देखने हैं, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि पॉलिसी वर्डिंग्स में जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो ठीक है, और फिर आपको प्राइस कंपैरिजन करना है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, हम सारे जो फीचर्स है, बेनिफिट्स हैं, उनको छोड़ के सबसे पहले प्राइस कंपैरिजन कर लेते हैं, तो हम गलत पॉलिसी खरीद बैठते हैं सस्ते के चक्कर में।
तो सस्ती पॉलिसी तो लें, लेकिन वो बेहतर होगा कि आप अच्छी पॉलिसी सस्ते दामों में लें, तो वो एक बेटर चॉइस है। अब दोस्तों वीडियो में आपने जाना कि हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स और कवरेजेस क्या क्या हैं, इसके एक्सक्लूजन और इंक्लूजन्स क्या क्या हैं, कौन से इलाज आपको मिलेंगे, कौन से इलाज आपको नहीं मिलेंगे, किस इलाज के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपने जाना कि किन किन बातों का ख्याल रखना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम, कितने रुपए की पॉलिसी खरीदनी चाहिए और किस कंपनी की पॉलिसी खरीदनी चाहिए। इस वीडियो के बाद आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है कि आप अपना डिसीजन गलत नहीं लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी से रिलेटेड अगर आपका और कोई सवाल है जो पॉइंट में एक्सप्लेन करना रह गया है इस वीडियो में मेरा, तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह हमेशा की तरह आपके लिए इंश्योरेंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।